अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू है और ये मौका भी है कि आपको तारीख याद रखवानी है। आपके उंगलियों के ऊपर हालात और वाक़यात सामने होने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौम को गुमराह मज़ीद नहीं किया जा सकता। एक तो इसमें शयान अली ने 28 तारीख का जो प्रोटेस्ट था वो यानी पोस्टपोन कर दिया, एडजर्न कर दिया है, लेकिन साथ उसकी कोई डिमांड्स रही हैं। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अमजद चौई साहब चूँकि लंदन में मौजूद थे, आजकल चौई गुलाम हुसैन भी लंदन में है, और अमजद चौई साहब जब गुफ्तगू जो की है उनके साथ, वो मैं आखिरी हिस्से में चलाऊँगा उन्हीं की ज़बानी। मैंने कोई सवाल नहीं अपने तौर पर किए, जो उन्होंने सवाल किए, और वो सवाल बड़े अहम हैं। सवाल बड़े अहम इस कॉन्टेक्स्ट में हैं कि नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, 2 केसों में सज़ा हुई है, और वो दोनों केसों के बैकग्राउंड पे एवनफील्ड 10 साल की सज़ा, अल अज़ीज़िया 7 साल की सज़ा। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ बैकग्राउंड पे दोनों फैसले वो चल रहे हैं। नवाज शरीफ सज़ा है, नवाज शरीफ अभी जो है ना सज़ा से भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर होंगे, कोई ज़मानत नहीं है इस वक्त। आज जैसे ही पाकिस्तान में आए तो वह जेल में जाना पड़ेगा। देखिए जब सज़ा हो जाए ना, फिर ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी नहीं होती, सरेंडर करना होता है आपको। फिर वो सस्पेंशन अगर हो जाए, सस्पेंशन आप अपना राइट वैसे ही खो बैठे हैं। आगे लेकर चलते हैं तारीख के ज़रा और आराम से। BBC पे सबसे पहले आई थी इन की लूट मार के हवाले से। BBC ने वो चूँकि अब चला नहीं सकते, और BBC ने इसको लीक किया था इस सारे हवाले से। फिर रहमान मलिक ने इसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी FIA में की थी, लेकिन ये चीज़ें कभी रिकॉर्ड पे नहीं आ गई। हुदैबिया पे मैं जिक्र करूँगा फिर आपके साथ, जो FIA में बहुत कुछ जानता हूँ उस हवाले से, वो एक अलहदा प्रोग्राम मैं आपके साथ करूँगा। लेकिन आज आपके सामने सबसे पहले आगे जाने से पहले ज़रा हसन नवाज़ का वो बयान जो बचा था ना, ये सारा कि वो किराए कहाँ से आते हैं, ज़रा पहले वो बयान, पहले ज़रा ये सुन लीजिएगा, चीज़ें आपका केस बनाने के लिए ज़रूरी है, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. Don't you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? जी, आपने वो हसन का बयान वो सुन लिया कि जब वो पढ़ता था तो पैसे आते थे, सारे किराया आता था ना, मालिक तो नहीं थे ना, वो जिक्र किया। फिर आपको मैं लेके चलता हूँ मरियम नवाज़ की, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जितना वो सुनिएगा सना बुच्चा के साथ। वो अलहदा बात है सना बुच्चा जो अब बैठ के इन्हीं का ये लिबरल का बयानिया लेकर चल रही है, जरा वो सुनिएगा। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे अच्छा भाई मैं
सुन लिया ना, मजा आया आपको कि नहीं? अब आपको मैं लेकर चलता हूँ हुसैन नवाज के हवाले से जावेद चौधरी के प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज है और बेनिफिशियल ओनर हैं। अब तो कोई डाउट नहीं है, मेरा ख्याल है कोई डाउट नहीं है। जरा सुनिएगा, सुने जरा, मजा आएगा आपको। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। आपने वो भी सुन लिया। फिर मैं लेके जाता हूं नवाज शरीफ की तरफ, जब वो कहते थे ये है वो जराए। अच्छा वो जराए क्या है? वो जराए से पहले मैं एक जजमेंट बार बार आपके साथ शेयर करता हूं पीटीडी 2016 की। 1988-89 में जो मियां मोहम्मद शरीफ की आमदन थी ना 9,36,211 रुपए, और एग्रीकल्चर इनकम जो भी है वो भी डिक्लेयर करनी होती थी। सरीना ईसा साहब कहती है नहीं एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करने की, भाई वो डिक्लेयर की हुई है 14। मैं इसलिए रिपोर्टेड जजमेंट है बैकग्राउंड पे चल जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। जरा वो बैकग्राउंड पे वो भी चल रही है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, केस मैंने क्या बनाना है आपके साथ पता है। कंपनियां इनकी कई कंपनियां इनकी को 30 से जायद है, लेकिन 13-14 अब तक सामने आई हैं। नेल्सन, नेस्कॉम, मिनर्वा, हिल मेटल, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। और यही था जब सबूत नहीं था अपना घोड़ों और गधों के। कतरी खत, वो मशहूर ज़माना कतरी खत जो लेके आए थे, यानी खुद कह दिया था कि ये जराए हैं, तो उसके बाद बात तो कोई रह नहीं गई ना। कौन से सबूत की बात कर रहे हैं हम? चले हम उससे आगे चलते। कैलिबरी फाउंड याद आ गया ना आपको? वो आपको सिर्फ बताने के लिए ताकि धुंधले ना हो जाएं चीज़ें, वो समझाने के लिए। फिर आपको एक और दिखा देते हैं जी। 164 का बयान याद आया? हाँ, इसहाक डार या डॉलर या जो भी कहें आप, 164 का बयान जिसमें इन सब का और हुदैबिया का वो जिक्र है, और हुदैबिया का किस तरह ने मम्मट्टी के नीचे दब गया मामला, वो उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी। और आपके सामने 164 का बयान वो सोशल मीडिया मेरी जो टीम को मिल गया तो वो बैकग्राउंड पे वो चल जाएगा। अच्छा, असल मकसद आपके सामने केस रखने का, सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों को जवाब नहीं देना कि वीडियो का प्रेशर, इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, ऑडियो वीडियो, ये इस तरह की बातें, वो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, कोई हैसियत नहीं है। एफिडेविट भी जाली साबित हो गया, अब भी कोई बात नहीं रह गई है, वो आपने बड़ी डिटेल में सारा देख लिया है। मकसद है कि आपको याद रहना चाहिए, याददाश्त आपकी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए, और वो मैंने बता दिया आपको समझ के लिए, आसानी के लिए। एक चीज़ मैं और, मॉडल टाउन प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाएगा, माजरत चाहूँगा। मॉडल टाउन साने के हवाले से समाअत हुई कल बड़ी तफसीली, मैं अभी कोर्ट में मौजूद था। आर्गूमेंट को सम अप कर लिया है, सम अप करके बता दिया कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हारने में हर्ज कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जज साहब का ख्याल था कि जनाब ये काबीना को फैसला, काबीना सारे फैसले करने लगी तो फिर ब्यूरोक्रेसी और कॉन्सेप्ट जो आपका ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है वो प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा। रूल्स ऑफ बिजनेस आर्टिकल 139 के तहत चलना है और पंजाब गवर्नमेंट उसके मुताबिक काम करती है। अभी मैंने कोई बहस करनी है, मैं अगली डेट बहस करूँगा, लेकिन बज़ाहिर ये है कि आइंदा 7 दिसंबर गालबन डेट पड़ी है और वो आखिरी समाअत होगी। और मॉडल टाउन के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इनके दिन बुरे आने वाले हैं, वो इंशाल्लाह होगी और उसमें सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। कोर्ट को मैंने मुआवनत करनी है कि क्या क्या कुछ कहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल सका। इवन जो जुडिशल ट्राइब्यूनल की इंक्वायरी हुई उसका भी रिकॉर्ड सामने भी नहीं आया। मैं 2018 से पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, सिर्फ ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट हुई, अनेक्सर साथ कोई नहीं मिल सके, जीआईटी की रिपोर्टें नहीं मिल सकी। ट्रायल कोर्ट के सामने कि ये प्रोवाइड करो, उन्होंने कहा 173 का बयान है, जीआईटी की रिपोर्टें नहीं है। आप इमेजिन कर लें, तो ये सारा कुछ तो है नहीं। ये सारी गैदर जो कर रही है इन्फॉर्मेशन, ये सारी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनमें अब जीआईटी, दूसरी जीआईटी ख़त्म ही हो गया, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है इस हवाले से, वो भी मैं अदालत को बताऊंगा, वो मैं बता देता हूँ। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस देखे, बुनियादी तौर पर वहाँ इतलाक़ होना है जहाँ राइट्स की बात हो। राइट्स यानी मेरी जायदाद छीन ली जाए, मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, मुझे डिटेन कर दिया जाए, मेरे फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाए, या राइट एंड लायबिलिटी। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में ना राइट किसी का जाना है ना लायबिलिटीज आनी है, सिर्फ एक इंक्वायरी होनी है, बाइंडिंग कोई नहीं है, ट्रायल कोर्ट के ऊपर शाते कटे। और याद रखिएगा
और 265C का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि कॉपियां लेनी है। अब रिकॉर्ड पे वही कॉपियां मिली जो रिकॉर्ड के ऊपर है, बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती, याद रखिएगा। तो इसलिए ट्रायल का कॉन्सेप्ट चार्ज फ्रेम होने से पहले इसलिए 265C का है, चार्ज 265D में आना है। तो हम तो वो सारी चीजें मांग रहे हैं। अभी मैं आर्गूमेंट जो कि कोर्ट के सामने बहस करनी है, मैं सारे नहीं बता रहा आपको। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ लेके चलता हूँ। शाहजहान अली की गुफ्तगू सुनिएगा, बड़ी नपी तुली और बड़ी हकाइक पर मबनी गुफ्तगू की। बड़ी मेहनत कर रहा है, नेशनल क्राइम एजेंसी को भी जगा कर रखा है, पूरी कौम को भी जगा कर रखा है। चलते हैं अमजद चौधरी के पास जो शाहजहान अली के साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजहान अली के साथ। ये यंगस्टर हैं, आप सब इनको जानते हैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ अजहर सिद्दीक साहब का जो प्रोग्राम है मैस व्यू, उसका इंटरव्यू करने इनसे, कुछ सवाल हम इनसे करेंगे। आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ लंदन में। एक प्रोटेस्ट जो है वो कल होना था, उसको इन्होंने पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। कुछ उस बारे में भी सवाल करेंगे और कुछ और चीज़ें भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। जी शान, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। जी माशाल्लाह, आपने तो आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया। और जिस पाथ पे आप चल रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत दूर तक जाएगा, और जो भी लूटर्स और करप्ट लोग हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि वो हमारे वो एक ज़माने में कहते थे कि डराने के लिए कहते थे नूरी नथ आ गया या मौला जट आ गया। आप इनके लिए मौला जट और नूरी नथ बन चुके हैं। ये लोग आपसे डरेंगे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आप जो है आपने लेबर पार्टी के जो हेड हैं उनको भी एक लेटर लिखा है कि जो यहाँ के एक लॉर्ड जो हैं वो यहाँ के जो एक MP हैं वो उनसे मिले हैं, तो आपने उनको क्या रियलाइज़ कराने की कोशिश की है? देखिए, मैंने ये रियलाइज करने की कोशिश की है, इससे जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी काफ़ी एंटी करप्शन है। वो कंजर्वेटिव पार्टी जो सिटी गवर्नमेंट है उनको करप्ट किया गया। मैंने केयर स्टारमर लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोला है कि आपकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर के साथ मिले हैं, जिनकी एविडेंट है करप्शन, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ मिले हैं। तो आपकी पार्टी आए, आप जरा आए सर केयर स्टारमर, आप क्लैरिफाई करें कि आपके MPs क्यों मिल रहे हैं एक एब्सकॉन्डर के साथ। आपने बिल्कुल सही सवाल आपने बड़ा सही राइज किया है इधर, क्योंकि अगर आपको याद हो कि यहाँ पे UK के अंदर जो हमारे एक हेल्थ मिनिस्टर थे, ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने एक ऐसी हरकत की थी जो पब्लिक हुई, और उसके बाद उनको, क्योंकि वो उस वक्त सोशल डिस्टेंस की जो है अपील थी गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे वो उनका ज़ाती कंडक्ट था, लेकिन सोशल डिस्टेंस ना रखने की वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स हैं, और बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ जो है सुनी जाएगी, और जो लोग मियां नवाज शरीफ के साथ मिले हैं उनको भी इसका पे आउट करना पड़ेगा। जी। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने आज एक जिक्र किया कि पाकिस्तान के एक टाइकून जो हैं उनको यहाँ पर उनका जो है वो वीज़ा कैंसिल हुआ है, और ये अपील तकरीबन उनकी चल रही थी पहले से। ये कैंसिल उनका वीज़ा लास्ट दिसंबर में हो गया था, लेकिन उसके बाद वो अपील में थे। आप क्या समझते हैं कि उनका वीज़ा कैंसिल होने के बाद जो मियां नवाज शरीफ की एप्लीकेशन है वीज़े की, उसमें और मुश्किलात नहीं आएंगी? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो तो क्रिमिनल भी नहीं थे, उनका तो एक फाइनेंशियल मिसकंडक्ट कह सकते हैं आप, कि जो भी MCA ने उनके बारे में इंक्वायरी किया उसमें उनको जो उनका मनी ट्रेल नहीं मिला, तो दे डिसाइडेड कि ये जो पैसा दुबई से आया है वो शायद उसका वो जवाब नहीं दे सके, तो उसके ऊपर उनका वीज़ा पूरी फैमिली का, उनका और उनके बेटे का कैंसिल कर दिया गया। तो अब किस बेस के ऊपर, अगर वहाँ पे जहाँ पे नवाज शरीफ की बात आती है, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उसके बाद यहाँ पे आए हैं, वो वहाँ से प्रिजन से उनको रिलीफ मिला कि आप इलाज कराएं, और यहाँ पे आके वो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, ऊपर से वो यहाँ पे वीज़ा मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनका वीज़ा अब गवर्नमेंट को, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको और ज़्यादा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो कैसे वीज़ा देंगे उनको? जी देखिए, एक मैन है जिनकी कन्विक्शन कोई नहीं हुई भी है, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया, लेकिन एक ऑन दी अदर हैंड एक और मैन है जो कन्विक्टेड है, जो एब्सकॉन्डर है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होया है, जिसमें मुझे जो लेटर मिला था उसमें NCA ने भी एक्नॉलेज किया कि जी वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और उसको क्यों प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मिला टाइटल, वो एक मकसद की वजह से मिला था जो NCA ने एक्नॉलेज किया, और वो है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जा सके, और वो इमिग्रेशन मैटर का, और वो मैन है नवाज शरीफ। तो ऑफकोर्स नवाज शरीफ की अभी जब बात आती है उनकी स्टे की, ऑफकोर्स उनके लिए हार्ड हो रहा है, और उनके लिए
मैं हार्ड उनके लिए करूँगा, उनका जिन्होंने अभी अपील में चले गए वीजा एक्सटेंशन की, उनके लिए मैंने बहुत मुश्किल कर देना है। इसलिए कंप्लीटली अनफेयर है कि नवाज शरीफ इधर रह सकती है, वेयर एज द हार्ड लेबर क्लास जो पाकिस्तान से आते हैं उनको मिलते ही नहीं है वीजा। और एक और भी कंडीशन आपको बता दूं, जो यूके का वीजा होता है आपको बहुत मुश्किल से मिलता है कि मिलते ही नहीं है अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। हाउएवर नवाज शरीफ प्रिजन सेंटेंस को सर्व कर रहे थे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात ही छोड़ दे, यूके को पता है कि वो प्रिजन सेंटेंस को सर्व कर रहे थे और वो सिर्फ यूके में हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। अभी वो देख सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने कंटिन्यू कर ली, अभी वो लेबर एमपी के साथ भी मिलाई है, तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी वो आ रही है, एंटर कर रहे, तो ऑफ कोर्स होम ऑफिस को पता चल गया होगा कि उनकी हेल्थ परफेक्ट है, तो ऑफ कोर्स मैं अभी मोर प्रेशर डालूंगा होम ऑफिस पे कि देखिए नवाज शरीफ फिट है, आप इनको वापस भेज दें ताकि अपनी प्रिजन सेंटेंस को सर्व कर सकें। अच्छा, आपने जिस केस की बात की हमने कि जो एक बिजनेस टाइकून जो है रियल एस्टेट के, उनके साथ ये हुआ, उनका वीज़ा कैंसिल हो गया। आपको पता है कि ये जो केस है ये क्या केस था? जी ये वही केस है जो 2015 में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये फॉरेन ऑफिस ने भी मुझे इसका जवाब दिया था कि हमने एक सेटलमेंट की थी, आई बिलीव 180 मिलियन पाउंड प्लस सेटलमेंट थी जो वापस पाकिस्तान को पैसे गया था 190 मिलियन, 190 मिलियन, यस 180 मिलियन प्लस। तो ये पैसे वापस पाकिस्तान गए थे। मैंने फिर एज ए रिजल्ट ये फॉरेन ऑफिस ने मुझे बोला था कि हमने इस्लामाबाद हाई कमीशन के साथ काम किया था इन पैसों को वापस भेजने में। फिर एज ए रिजल्ट मैंने एनसीए को फिर लेटर दिया था और फिर एनसीए ने बोला था कि जी हमें पता है नवाज शरीफ और इस्लाम डार को भी उन्होंने नाम लिया कि ये दोनों प्रोक्लेम डिफेंडर्स है। तो भी ये सवाल रेज होता है कि अगर आप लोगों को पता है वो प्रोक्लेम डिफेंडर्स है तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? और इसलिए मैंने होम ऑफिस को अभी ये कॉन्टेक्ट किया है। अब मैं इसका एक और सिनेरियो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप यंग हैं, 16 ईयर्स के हैं और माशाल्लाह आपकी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर और बहुत अच्छा होमवर्क करके आप आते हैं। आपको ये थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 2015 में इन्होंने ये डील किया, वन हाइड पार्क पैलेस ये था, इसकी जो प्राइस मार्केट में थी दैट वाज 45 मिलियन और ये 42.5 मिलियन में इसकी डील हुई, जो नाज़रीन को बताते चले कि ये तकरीबन 10.5 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी, आपको शायद कैलकुलेशन नहीं कर सके। 10.5 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी जो है वो हसन नवाज ने जो है उनको बेची। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि पहली बात यह है कि हसन नवाज ने ये प्रॉपर्टी जो है वो 2007 में खरीदी। उस वक्त उन्होंने तकरीबन 7 to 8 मिलियन की खरीदी थी। बाद में उसमें प्रॉफिट कह रहे हैं कितना हो गया, बकौल उनके कि उन्होंने इतने की खरीदी थी। उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, वो क्या कारोबार कर रहे थे कि एवन फील्ड भी उन्होंने खरीदा हुआ था और फिर ये भी 8 मिलियन का एक और घर खरीदा हुआ था। इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए? पहला सवाल तो ये है मेरा, ठीक है, ये पूछना चाहिए ना कि जो चले वहाँ पर वो जो बिजनेस टाइकून है वो अगर मनी ट्रेल नहीं दे सका तो इनकी जो मनी ट्रेल जो उससे पहले जो इन्होंने ख़रीदा था वो 7 मिलियन पाउंड जो है वो 2007 में वो हसन नवाज साहब के पास कहाँ से आया, वो उसका जवाब कौन देगा? और एक सबसे बड़ी बात ये कि टाइमिंग है जब ये बेचा जा रहा है। आपको पता है कि जब ये पनामा का ये सारा स्क्रूटनी शुरू हुआ तो पनामा का जो ये पनामा की जो कंपनी है वो पहले लोगों को तंबीह करते हैं, लेटर लिखते हैं, साल पहले लिखते हैं, पूछते हैं कि आपकी ये कंपनी निकली, आपका ये निकला। तो जब एवन फील्ड का निकला, इनको जब लेटर मिला तो इसका किसी को नहीं पता था। इन्होंने अंडर हैंड उसको डील किया और उसको मार्केट में लगा के बेच दिया जल्दी और इन्होंने वो खरीद लिया। यानी ये पनामा के पेपर अभी आए नहीं थे, वो 2016 में आया गालबन। उससे पहले इन्होंने फिर जब इनको पता लग गया कि इसकी स्क्रूटनी हो रही है और पनामा में हमें लेटर आ रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि एवन फील्ड के बारे में कल बात बाहर आ जाएगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी बेच दिया। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये ऐसा ही हुआ होगा? वेल अंकल देखिए ये सिर्फ नॉर्मल क्रुक्स नहीं है, ये कोई स्ट्रीट थग्स नहीं है, ये पूरा माफिया ऑपरेट कर रहा है। देख ले अंकल 30 साल इनकी रूलिंग हुई है पाकिस्तान में, तो ऑफ कोर्स ये कोई छोटी बात नहीं है और ऑफ कोर्स इनको एलिमिनेट करना भी छोटी बात नहीं है। इसी मैं कहता हूँ कि सब मुझे सपोर्ट करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप करप्शन के खिलाफ मुझे सपोर्ट करें। और अंकल जब ये रूमर्स फैलते हैं, ये रूमर्स को क्लियर जब ये नहीं करती है फिर पैनिक ये क्रिएट करते हैं। स्पेशली जो मुस्लिम लीग नवाज ये बहुत पैनिक क्रिएट करती है, इसी रूमर्स को डिनाई करेंगे, एविडेंस नहीं देती है। दूसरा आप यंग हैं, आप बात करते हैं, अक्सर ये पॉइंट उठाया जाता है कि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं या पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं, जाके पीटीआई का कोई बंदा आपके साथ नहीं होता। बहुत कम लोग कोई जो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ 1-2 लोग मैंने देखे हैं जो आते हैं। तो आप अगर कल आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है
कि पीटीआई या इवन पीपल्स पार्टी किसी की भी करप्शन की दास्तान आपके सामने आती है तो आप इसी तरह स्टैंड लेंगे, यही चीज़ें फिर यही बिहेवियर आपका होगा, इसी तरह आप एग्रेसिवली उनको भी डिस्कस करेंगे, या आपकी कोई ख़ास एफिलिएशन है किसी जमात के साथ? एब्सोल्युटली मैं उनके पीछे भी ऐसे पढ़ूंगा। मेरे तो कोई एफिलिएशन नहीं है कोई भी जमात के साथ। मैं सिर्फ लॉयल हूँ अपने पाकिस्तानियों के साथ, अपने पाकिस्तानी कौम के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ। मुझे कोई पार्टी से नहीं है, ना मैं कभी कोई पार्टी के साथ लॉयल होगा। ऐसी ये पार्टी सब अपना बेनिफिट देख रही होती है, और जब भी अगर किसी भी जमात का भी आगे सामने आ जाए कि उनकी कन्विक्शन होगी और वो यूके आके भाग गए, रेस्ट एश्योर्ड मैंने उनके खिलाफ भी एक्शन लेना है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं आपसे एक पर्सनल लेवल पे एक सवाल है कि आप कौन सी स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स क्रिकेट कह लें और फुटबॉल कह लें। अच्छा, फुटबॉल में कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? बहुत सारे व्यूज़ इंग्लैंड में हैं, हमारे पाकिस्तान में भी हैं। किस टीम को सपोर्ट करते हैं? वैसे मैं किसी टीम को सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी टीम को प्रेफर करना है मैं कहता हूँ चेल्सी को। ऐसी वो लोकल टीम चेल्सी को। ओके, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ईशान। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। या थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने ईशान अली को सुना। माशाल्लाह इनसे बात करके हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाले जो यंगस्टर हैं या पाकिस्तान जो है वो सेफ़ हैंड में है। आप सिर्फ गौर करें कि ये बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है। पाकिस्तान गिनती में मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि कितनी बार पाकिस्तान गया होगा, लेकिन इसके अंदर जो अपने मुल्क के लिए जो दर्द है और जो जज्बा है और जो काम ये कर रहा है, ये देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे हम जब पाकिस्तान बन रहा था और कायद आज़म के साथ कुछ लोग काम कर रहे थे, इसी तरह के वॉलंटियर यंगस्टर उस वक्त भी होंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क को ऐसे नौजवान जो हैं वो लीड करेंगे। इसके साथ ही मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। जी, आपने अमजद चौधरी की शायान अली के साथ गुफ्तगू सारी सुन ली है। प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया, लेकिन आप तक असल हक़ाइक़ आने चाहिए। कोशिश करते हैं आप तक सच पहुंच सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।